नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे भोजन व उसके घटकों के बारे में। इससे पहले जो 1 नंबर वीडियो था उसमें भी अपने भोजन व उसके घटकों के बारे में चर्चा की थी। तो उसमें मुख्य रूप से बात की थी अपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में, और इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे मुख्य रूप से वसा के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और इस टॉपिक की जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं कि वसा का निर्माण किससे होता है। तो वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ कार्बनिक यौगिक है। ये तो जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। लेकिन वसा में और कार्बोहाइड्रेट में मुख्य जो अंतर है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 था, लेकिन वसा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता है। अगर घुलनशीलता की अपने बात की जाए तो वसा जल में अघुलनशील होती है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती है। ये ऊर्जा की बात की जाए तो 1 ग्राम वसा से 9.0 किलो कैलोरी या फिर 37 किलो जूल ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो हमें वसा से मिलती है, फिर मिलती है प्रोटीन से और फिर कार्बोहाइड्रेट से। वसा को प्रोटीन को बचाए रखने वाली कहा जाता है। प्रोटीन को बचाए रखने वाली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब तक शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट या वसा उपस्थित है तो प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। और मुख्य रूप से बात की जाए तो सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, फिर वसा का होगा और फिर प्रोटीन का होगा। और अगर वसा उपस्थित है तो प्रोटीन का पाचन नहीं होता, इसलिए इसको वसा को प्रोटीन को बचाए रखने वाली भी कहा जाता है। जो जीवद्रव्य होता है उसका 3 से 5% भाग वसा से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं जो लिपिड शब्द है, वो शब्द दिया था ब्लोर नामक वैज्ञानिक ने। अगर अपने बात करें वसा किस रूप में होती है, तो वसा ठोस रूप में अपने शरीर में चर्बी के रूप में उपस्थित होती है। तरल रूप में बात की जाए तो तेलीय वसा के रूप में ये शरीर में एकत्रित रहती है। आगे अपने बात करें तो वसा है वो वसीय अम्लों के बहुलक होते हैं। अगर पूछा जाए कि वसा किसका बहुलक है तो वसा वसीय अम्लों के बहुलक होते हैं। वसा का अगर हम जल अपघटन करवाएं या पाचन करवाएं तो इससे वसीय अम्ल व गिल्सरोल की प्राप्ति होती है। वसा की अगर स्रोत की बात की जाए, यानी वसा हमें किन स्रोतों से प्राप्त होती है, तो इसके 2 स्रोत हो सकते हैं। पहला स्रोत है प्राकृतिक वसा, या ऐसी वसा जो पादपों से प्राप्त हो रही है, इसको पादप वसा कह रहे हैं, या वनस्पति से प्राप्त हो रही है इसलिए इसको वानस्पतिक वसा भी कहते हैं। ये वनस्पति पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। और इसमें बात की जाए तो असंतृप्त वसा होती है। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य ये तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। इस प्रकार ये असंतृप्त वसा है। और जो असंतृप्त वसा होती है वो शरीर के लिए लाभदायक होती है। तो ये वसा क्या होती है, शरीर के लिए लाभदायक होती हैं। जैसे अपने स्रोत की बात की जाए तो सरसों, सोयाबीन, अलसी का तेल, नारियल, तिलों का तेल, ये सारे जो तेल हैं ये प्राकृतिक वसा या पादप वसा या वानस्पतिक वसा के एग्जाम्पल हैं। ये शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते। दूसरी अपनी वसा है जंतु वसा, या इसको जंतु वसा भी कहते हैं, और मुख्य रूप से जंतुओं से ये प्राप्त होती है। ये जंतु व उनके उत्पादों से प्राप्त होती है। आगे बात करें तो ये संतृप्त वसा होती है। तो संतृप्त जो वसाएं होती है वो शरीर के लिए हानिकारक होती है। यानी अपने जंतु या जंतु वसा की बात की जाए तो ये शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। स्रोत की बात की जाए तो मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, पनीर इत्यादि से प्राप्त होती है। आगे चर्चा करें, अगर हम बात करें कि वसा की आवश्यकता कितनी है शरीर को, तो शरीर को वसा की आवश्यकता है वो कार्य पर निर्भर करती है, कार्य पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट अपने बात की जाए तो संपूर्ण भोजन की 15 से जो 20% ऊर्जा है वो अपने को वसा से मिलती है। प्रतिदिन आवश्यक मात्रा की बात की जाए तो वसा की 40 से 60 ग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है। आगे अपने वर्गीकरण की बात करें, वसा के वर्गीकरण की बात की जाए तो वसा को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो होती है साधारण वसा, सिंपल लिपिड्स, दूसरी होती है संयुग्मित वसा या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, और तीसरी होती है व्युत्पन्न वसा। ये 3 प्रकार की वसा हैं, या 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले अपने बात करते हैं साधारण वसा की। साधारण वसा को अपने वास्तविक वसा भी कहा जाता है।
ये ऐसी वसा है जो केवल वसीय अम्लों से मिलकर बनी होती है, साथ में कोई अन्य पदार्थ इसके साथ जुड़ा नहीं होता। ये वसाएं अपने शरीर में संचित होती हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो मोम एक साधारण वसा है। मधुमोम की बात की जाए तो मधुमोम पोलमेटिक अम्ल व हेक्साकोसिनोल से बना होता है। ये पोलमेटिक एसिड और हेक्साकोसिनोल वसीय अम्लों के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अपने चर्चा करें तो पादपों में मोम का आवरण पत्तियों पर पाया जाता है। जो पादपों की पत्तियां होती हैं उन पर मोम का आवरण पाया जाता है, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करता है। मनुष्य में अगर मोम की बात की जाए तो रक्त के अंदर, एड्रिनल ग्रंथि के अंदर, सीबेशियस जो अपनी तेलीय ग्रंथि होती है उनमें ये पाया जाता है मुख्य रूप से। ये तो थी साधारण वसा जो केवल किससे मिलकर बनी है, वसीय अम्लों से मिलकर बनी होती है। दूसरी है संयुग्मित, या इसको अपने जटिल वसा भी कहते हैं। इसमें वसीय अम्ल प्लस अन्य कोई यौगिक या कोई घटक होगा, यानी इसमें वसा के साथ कोई अन्य पदार्थ जुड़ा होता है। ये निम्न प्रकार की होती है। पहला बात करें फोस्फोलिपिड। फोस्फो का मतलब यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड और लिपिड यानी वसा, तो वसा के साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होगा या वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल प्लस H3PO4 या फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे लेसिथिन हो गया। लेसिथिन मुख्य रूप से यकृत में पाया जाता है जो अपशिष्ट वसा का एग्जाम्पल है। सिफिलिन की बात की जाए तो सिफिलिन पाया जाता है अपने तंत्रिका ऊतक में, रक्त प्लेटलेट्स में। तो ये तो थी फॉस्फोलिपिड्स जिसमें वसीय अम्लों के साथ क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको का मतलब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से अपने ग्लाइकोजन से ले सकते हैं, और लिपिड का मतलब वसा। तो वसा के साथ जब कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा तो उसको अपने कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। जैसे सेरिब्रोसाइड्स ये पाया जाता है एड्रिनल ग्रंथि में, वृक्क में, यकृत में, पलिहा में, श्वेताणु या WBC में, थाइमस ग्रंथि में और फेफड़ों में मुख्य रूप से। तो ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब वसा के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है। नेक्स्ट अपने चर्चा करें क्रोमोलिपिड की। क्रोमो का मतलब वर्णक वाला भाग, और लिपिड का मतलब वसा या वसा के साथ वर्णक जुड़ा हो तो उसको अपने क्रोमोलिपिड्स कहते हैं। जैसे कैरोटीन है, कैरोटीन से अपने शरीर में विटामिन ए का निर्माण होता है, इसलिए कैरोटीन को विटामिन ए का पूर्वगामी भी कहा जाता है। दूसरा जेंथोफिल, जेंथोफिल भी क्रोमोलिपिड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं लिपोप्रोटीन की। लिपोप्रोटीन में लिपो का मतलब लिपिड और साथ में प्रोटीन जुड़ी होती है, यानी वसा के साथ जब प्रोटीन जुड़ी होगी तो उसको कहते हैं अपने लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का जो प्रोटीन भाग है वो एपोप्रोटीन कहलाता है, और ये मुख्य रूप से पाई जाती है अपने ब्लड के अंदर। तीसरी वसा की बात की जाए तो तीसरी वसा होती है व्युत्पन्न वसा। व्युत्पन्न वसा का मतलब है साधारण वसा हो गई या जटिल वसा हो गई, उनका जब जलीय अपघटन होगा या उनका जब पाचन होगा तो उनसे जो नई वसा बनेगी वो किस प्रकार की वसा होती है, व्युत्पन्न वसा होती है। जैसे स्टीरॉइड्स में अपने बात की जाए तो कोलेस्ट्रॉल हो गया, अपने जो सेक्स हार्मोन्स या लिंगी हार्मोन हो गए, विटामिन डी हो गया, एड्रिनल वल्कुट के हार्मोन हो गए, ये सभी व्युत्पन्न वसा के एग्जाम्पल होती हैं। व्युत्पन्न वसा साधारण वसा या जटिल वसा के जलीय अपघटन से मिलकर बनती है, या इनका जब जलीय अपघटन होगा तब नई जो बनने वाली वसा है वो व्युत्पन्न वसा कहलाती है। अब अपने बात करते हैं वसा के कार्य। वसा के कार्य क्या है मुख्य रूप से, तो पहला कार्य है शरीर में संहेक के रूप में कार्य करना, यानी शरीर में जो जॉइंट्स हैं उनको चिकना बनाए रखने में वसा का मुख्य कार्य है या मुख्य योगदान होता है। दूसरा कार्य है वसा उष्मा की कुचालक है, यानी इसमें से उष्मा का संचरण नहीं हो पाता, अतः ये अपनी त्वचा के नीचे उष्मारोधी परत के रूप में कार्य करती है, यह त्वचा को जाने से रोकती है। तीसरा कार्य है वसा में जो घुलनशील विटामिन है, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया और विटामिन के हो गया, इन विटामिनों के अवशोषण में सहायक होती हैं, यानी इनका जो अवशोषण होगा तो उसमें ये सहायता करती है। नेक्स्ट अपने चर्चा करें लेसिथिन। लेसिथिन यकृत से वसा की अभिगमन का नियमन करता है, यानी अपने जब लीवर के अंदर हीमोग्लोबिन का विघटन होता है तो उससे बनने वाली जो लेसिथिन है या सिफिलिन है वो अपशिष्ट वसा होती है, और ये वसा लीवर से अपने वसा के अभिगमन का मुख्य रूप से नियमन करती है।
नेक्स्ट बात की जाए तो वसा कोशिकाओं व कोशिका अंगों की बाहरी झिल्ली का निर्माण करती है। यानी एक तो होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति तो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, या जिसको अपने सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल का जो निर्माण होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही से होता है, जैसे सेलुलोज हो गया, हेमोसेलुलोज हो गया। लेकिन जो कोशिका की झिल्ली होती है, जो कोशिका की बाहर वाला आवरण है, उसका जो निर्माण होता है वो वसा से होता है। या फिर वसा कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, इनकी जो बाहरी झिल्ली है उसका निर्माण भी वसा से होता है। तो ये तो थे वसा के प्रमुख कार्य जो महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट अपने जो तीसरा इसका पार्ट आएगा, उस पार्ट में अपने बात करेंगे मुख्य रूप से प्रोटीन और प्रोटीन का वर्गीकरण और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग भी। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतनी ही चर्चा करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,